हेलो। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। तो आप सभी ने सुना होगा कि एजुकेशन पॉलिसी भारत की बदल गई है और न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर लागू होने वाला है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे चेंजेस किए गए हैं जो जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो माना जा रहा है कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये अभी लागू नहीं हो रही है, ये लगभग 2022 में जाकर लागू होने वाला है पूरे भारत के अंदर। तो पहले ये देख लेते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है कब कब चेंज हुआ था भारत के अंदर। सबसे पहले जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज हुई थी वो चेंज हुआ था 1968 में, जो कि बहुत मेजर चेंजेस था। और उसके बाद दूसरी बार जब चेंज हुआ था 1986 और 1992 के बीच में, जो इतना महत्व नहीं रखता है, छोटे मोटे उसके अंदर चेंजेस लाए गए थे। उसके बाद ये 2020 का जो साल है इसके अंदर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि कुछ चेंजेस करने हैं, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के अंदर ही नहीं बल्कि एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी कार्यक्रम से वो सारे में चेंजेस किए गए हैं। तो इसको भी माना जा रहा है एक मेजर चेंजेस है। तो इसको जो पास किया जाएगा वो 2022 के स्टार्टिंग में या फिर मिडल ऑफ द ईयर में पास किया जाएगा। और ये जो एजुकेशन पॉलिसी है ये कस्तूरी रंजन, जो कि एक्स चेयरमैन है ISRO के, उनके अंडर में पूरा का पूरा किया गया है। और इसको बनाने के लिए कस्तूरी रंजन ने भारत के वो छोटे से छोटे गांव तक पहुंचकर सजेशन लिया है। वहां से जो भी सजेशन मिला है उसके बेस पर इन्होंने एजुकेशन पॉलिसी बनाया है। तो आप समझ सकते हो कि कितनी गहराई में इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया है। अब तक हम जो एजुकेशन पॉलिसी या फिर जो एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चलते रह रहे इसे कंट्रोल करने वाला था मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, जो कि अब ये पॉलिसी के बाद मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को बदल कर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन रख दिया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ा चेंजेस है जो कि पूरे के पूरे डिपार्टमेंट को ही बदल के रख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से। तो चलिए अब जान लेते हैं कि क्या क्या बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं फ्रॉम प्राइमरी टू अप टू द एंड तक। तो देख लेते हैं वन बाय वन क्या क्या चेंजेस इसमें दिए गए। तो अभी तक हम जो पढ़ते थे वो 10+2 पढ़ते थे। 10+2 का मतलब है 12 साल हम जो है स्कूल में बिताते थे, और 10+2 के बाद होता था हमारा ग्रेजुएशंस के बाद होता था हमारा PG, एंड PG के बाद हम PhD तक जाते थे। तो इसके अंदर क्या क्या ऐसे चेंजेस हुए, 10+2 को कितने कैटेगरी में बांट दिया गया है। 10+2 को जो है 5+3+3+4 के कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि 10+2 जो था 12 साल निकालते थे, अब जो 12 साल था उसी को अब 15 साल में कन्वर्ट कर दिया गया है। यानी कि जहाँ पे आप 12 साल निकालते थे और ग्रेजुएशन में आते थे, अब आपको 15 साल निकालना है और ग्रेजुएशन में आना है। जो 10+2 था उसके लिए जो चाइल्ड रहता था उसे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कम से कम प्रावधान रखा गया था 6 साल का। यानी कि अगर बच्चा 6 साल का है तो ही एडमिशन ले सकता था। लेकिन इस नए एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर बच्चा 3 साल का हो गया है तो 3 साल पे ही उसे एडमिशन मिल जाएगा, और वो कैटेगरी 1 में आ जाएगा 5 साल के कैटेगरी में। तो टोटल 15 साल निकालना है इस एजुकेशन फील्ड के अंदर, तब जाकर आप कहीं ना कहीं ग्रेजुएशन के फील्ड में जा सकते हो। तो एक 10+2 का चेंजेस आया है। दूसरा चेंजेस आया है स्ट्रीम्स के अंदर। स्ट्रीम्स यानी कि जैसे अभी तक आप देखते होंगे, आपने 10th पास किया तो उसके बाद आप स्ट्रीम सेलेक्ट करते थे, आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस। तो स्ट्रीम के अंदर चेंजेस आया। अब यहाँ पे स्ट्रीम को हटा ही दिया गया है, यानी कि ना साइंस होगा, ना आर्ट्स होगा, ना ही कॉमर्स होने वाला। यहाँ पे सब मल्टीपल सब्जेक्ट्स होंगे। जो आपका मन करता है पढ़ने का, आपका मन कर रहा है बायोलॉजी पढ़ने का, साथ में अकाउंट पढ़ने का, तो आप दोनों स्ट्रीम को सेलेक्ट कर सकते हो। आपके हिसाब से अब एजुकेशन चलेगा, आपके हिसाब से आप सब्जेक्ट को चॉइस कर सकते हो। और तीसरा जो मेजर चेंजेस आया है वो ग्रेजुएशंस, पोस्ट ग्रेजुएशंस और PhD के लिए उस लेवल तक चेंजेस आया। तो देखते वन बाय वन क्या क्या चेंजेस है डीप में थोड़ा। तो 10+2 के बारे में हमने तो डिस्कस किया है। 10+2 हालांकि क्या था, 10+2 का मतलब 10th प्लस 2 ईयर्स मोर, यानी कि 12 तक ये प्रावधान रखा गया था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट वहाँ की सेलेक्ट करती थी, स्टेट गवर्नमेंट चलाता था। लेकिन अब जो 5+3+4 का प्रावधान है
उसके अंदर जो 5 ईयर्स है उस 5 ईयर्स को 3 ईयर्स को 3 ईयर्स को और 4 ईयर्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो कि 5 ईयर्स के लिए जो एजुकेशन होगा उसे फाउंडेशन कोर्स करके नाम दिया गया है, और उसके अंदर 2 फर्दर क्लासिफाइड किया गया है, एक 3 साल में और दूसरा 2 साल में। जो 3 साल है वो प्लेग्राउंड रहेगा। देखो अब क्या होता है ना, जो बच्चे होते हैं वो जो है खेलना जानते हैं, पढ़ना उड़ना उनको नहीं पता है, तो जो खेल रहे हैं तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि जो 3 इयर्स होगा पूरा प्लेइंग ग्राउंड रख दिया जाएगा, यानी कि बच्चे आएंगे खेलेंगे और घर पर जाएंगे, बस इतना सा है, ताकि उनका माहौल वहाँ पे क्रिएट हो सके और बच्चे जो है समझ सके एजुकेशन फील्ड को और एक लगाव जुड़ जाए उनके साथ। और जो 2 इयर्स रखा है उसके अंदर फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड, यानी कि जो बच्चा प्लेग्राउंड से निकल के आगे 3 साल पूरा करेगा वो नेक्स्ट 2 इयर्स फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में बिताएगा। और सबसे बेस्ट फाउंडेशन कोर्स में दिया है, यहाँ पे कोई एग्ज़ाम ही नहीं रखा गया है, यानी कि ये जो एजुकेशन पॉलिसी बदलाव किया गया कस्तूरी रंजन ने, उन्होंने प्रस्ताव रखा कि जो 5 इयर्स फाउंडेशन कोर्स होगा उसके अंदर कोई एग्ज़ाम नहीं होगा। अब जो अगला स्टेज है वो प्रिपरेटरी स्टेज है, जो कि 3 साल के लिए। अब देखो 5 इयर्स के अंदर फर्स्ट और सेकंड तो कंप्लीट हो गया, अब जो प्रिपरेटरी स्टेज है 3 साल के लिए वो आगे की कंटिन्यूटी करेगी, यानी 3, 4 और 5, ये 3rd, 4th और 5th स्टैंडर्ड तक। और इसके अंदर बेसिक एग्जामिनेशंस को लिया जाएगा। बेसिक यानी कि यहाँ पे आदत दिलाई जाएगी, हाँ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, धीरे धीरे एग्ज़ाम्स को उनको आदत दिलाई जाएगी, जो कि 2 कैटेगरी में इसको भी डिवाइड किया गया। पहला जो एक्टिविटी प्लस स्टडी, यानी कि उनके साथ स्टडी तो हो रहा है, साथ ही साथ एक्टिविटी भी ली जाएगी, यानी कि थोड़े मोटे मोटी प्रैक्टिकल्स वगैरह लिया जाएगा। और दूसरा जो है लैंग्वेज में, यानी कि यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज पढ़ना है। यहाँ पे आपका स्कूल या आपकी जो एजेंसी से वो आपके ऊपर दबाव नहीं बना सकते कि आपको यही लैंग्वेज पढ़ना है। आपको रीजनल लैंग्वेज पढ़ना है, यानी कि अपना मातृभाषा पढ़ना है, या आपका नेशनल लैंग्वेज पढ़ना है, ठीक है, नेशनल लैंग्वेज हिंदी पढ़ना है, या फिर इंग्लिश पढ़ना है। आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या पढ़ना है ना, मदर टंग में लैंग्वेज पढ़ना है या फिर नेशनल लैंग्वेज या इंग्लिश, आपके ऊपर डिपेंड है आपको क्या चाहिए। उस हिसाब से गवर्नमेंट आपको ऑप्शन दी है और आप चूज़ कर सकते हो। अगला जो है मिडल स्टेज। अब मिडल स्टेज के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पर जो भी एग्ज़ाम्स होंगे वो थोड़े हाई लेवल के कर दिए गए। हमने फाउंडेशन कोर्स में देखा वहाँ पे कोई एग्ज़ाम नहीं था, प्रिपरेटरी स्टेज में देखा वहाँ पे एग्ज़ाम्स थे, यानी कि वहाँ पे एग्ज़ाम बेसिक तरीके से लिया गया। अब मिडल स्टेज जो अगला प्रावधान रखा गया है उसके अंदर एनुअल एग्जामिनेशन और साथ ही साथ थोड़े हाई लेवल के एग्जामिनेशंस को रखा गया, जो कि कुछ सब्जेक्ट में भी डिवाइड किया गया, यानी कि ये सारे सब्जेक्ट कंपलसरी है। जैसे कंप्यूटर कोड, अब इसको कंपलसरी कर दिया गया। अब तक कंपलसरी नहीं था, यानी कि आपको कंप्यूटर पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। कंप्यूटर के जो बुक्स थे आते तो थे, लेकिन पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, एक ऑप्शन में रख दिया जाता था। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर आपको कंप्यूटर कोड के बारे में पढ़ने मिलेगा, आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ना मिलेगा कंपलसरी। उसके बाद ओकेशनल्स रखा गया है। ओकेशनल मतलब आपके हिसाब से जो भी एक्टिविटी में आपको इंटरेस्टेड है वो चीज़ें आप कर सकते हो अब इसके साथ। यानी कि आपको अगर इंडोर गेम खेलना है, आउटडोर गेम खेलना है, चेस खेलना है, अगर कोई लड़कियां हैं तो उनको स्विंग मशीन वगैरह चलाना है, सिलाई मशीन वगैरह चलाना है, तो इन सभी के लिए रखा गया गवर्नमेंट ने यहाँ पर ओकेशनल के तौर पर, तो वो भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा है। इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, जिसको किसी फील्ड में जाना है तो उसको प्रैक्टिकल नॉलेज अभी से मिलना चालू हो जाएगा। यानी कि जो 3 साल का था मिडिल स्टेज, लगभग 6, 7 और 8, यानी 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड एंड 8 स्टैंडर्ड तक यहाँ पे ओकेशनल रखा गया, तो थोड़े बहुत माइंड डेवलपमेंट के लिए बहुत बेनिफिटेड है। उसके बाद मैथ्स, साइंस, आर्ट्स जैसे भी थे अभी जैसे चल रहे हैं, जैसे मैथ्स है अभी भी हम लेते हैं, साइंस से लेते हैं, आर्ट्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये सब भी हम आज भी लेते हैं, तो वो सब एज इट इज़ रखा गया है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है। बाकी इंडियन लैंग्वेज, एक लैंग्वेज भी सब्जेक्ट दिया गया, जैसे हमने देखा था प्रिपरेटरी स्टेज के अंदर, वहाँ पे भी आपको चॉइस मिलता था रीजनल, नेशनल और इंग्लिश में।
वैसे ही यहाँ पे भी चॉइस है, आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। अब जो लास्ट स्टेज है 4 साल का, जो जिसको बोला गया सेकेंडरी स्टेज, तो इसके अंदर सेकेंडरी स्टेज के अंदर आपका 9th 10th 11th एंड 12th, यानी कि 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड एंड 11th एंड 12th स्टैंडर्ड आता है। अब यहाँ पे एग्ज़ाम जो लिया जाएगा, सबसे ज़्यादा बदलाव एग्ज़ाम में किया गया है। आप अभी तक 9th स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड में एनुअल एग्ज़ाम देते आ रहे थे, यानी कि आप पूरा बुक पढ़ लेते थे और उस पूरे बुक का साल में एक बार एग्ज़ाम्स होता था, जिसको हम फाइनल एग्ज़ामिनेशन कहते थे। लेकिन अब इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। 9th स्टैंडर्ड से ही आपका जो है सेमिस्टर वाइज एग्ज़ाम होना चालू हो जाएगा। अब सेमिस्टर वाइज कैसे होगा, यानी कि जो आप एक साल में पढ़ते थे, अब आपको 6 महीने में पढ़ना पड़ेगा और उसका सेमिस्टर 6 महीने बाद होगा, जिसके अंदर जितना भी बुक दिया गया था सेमिस्टर के लिए वो पूरा बुक उसके अंदर आने वाला है। तो ऐसे ही सेमिस्टर 1 एंड सेमिस्टर 2, एक साल में 2 सेमिस्टर आपको देने पड़ेंगे। आप अगर ग्रेजुएशन में होंगे अभी, तो इस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपको FY SY और TY में मिलता था ऐसे सेमिस्टर देखने को। लेकिन अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से 9th 10th 11th एंड 12th से ही चालू हो जाएगा आपको सेमिस्टर वाइज एग्जामिनेशन। और 9th स्टैंडर्ड में जाते ही आपको कोई भी स्ट्रीम चूज़ करने की आज़ादी होगी। आप कोई भी स्ट्रीम चूज़ कर सकते हो। आपको पॉलिटिकल साइंस लेना है, आपको हिस्ट्री पढ़ना है, आपको अकाउंटिंग सीखना है, आपको साइंस में कोई बायोलॉजी केमिस्ट्री सीखना है, तो आप 9th स्टैंडर्ड से चूज़ कर सकते हो। कोई भी स्ट्रीम यहाँ पे रखा नहीं गया। आपको आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, साइंस लेना है, तीनों ही आप चूज़ कर सकते हो। ऐसा नहीं रखा गया है कि आज के हिसाब से जैसे अगर आप साइंस चूज़ करते हो तो सिर्फ साइंस के सब्जेक्ट्स मिलेंगे, वैसा कोई स्ट्रीम्स ही नहीं रखा गया है। स्ट्रीम यहाँ पे हटा दिया गया है। मल्टीपल सब्जेक्ट, वही मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो, कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। क्रिटिकल थिंकिंग, अब देखो यहाँ पे एक नया बदलाव किया गया। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है कि अब स्टूडेंट को प्रेशराइज किया जाएगा थोड़े बहुत अपने माइंड से काम करने के लिए। अब क्रिटिकल थिंकिंग का एक कॉमन अगर वर्ड बोलूँ तो कॉमन सेंस कहलाता है। जैसे आप कोई काम करते हो तो उसके अंदर आप किस तरह बेहतरीन तरीके से कर सकते हो, ये आपसे अच्छा कोई और नहीं बता सकता। तो उसके अंदर थिंकिंग करने की पावर इसको डेवलप की जाएगी। और एक और दिया गया फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज मीन्स अब यहाँ पे आप एक चूज़ कर सकते हो सब्जेक्ट लैंग्वेज जो कि फॉरेन का होगा। आपको चाइनीज़ पढ़ना है, चाइनीज़ चूज़ कर सकते हो। आपको जो है इटालियन पढ़ना है, जर्मन पढ़ना है, तो फॉरेन के जितने लैंग्वेज उसमें से एक आप चूज़ कर सकते हो इसके अंदर। तो ये भी अच्छा दिया गया है। इसके अंदर इंग्लिश भी आ जाएगा। तो ये थोड़े स्ट्रक्चर थे 5+3+3+4 के। अब थोड़े डिस्कस कर लेते ग्रेजुएशन लेवल में क्या क्या चेंजेस आए। तो ग्रेजुएशन लेवल में फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे तो कोई स्ट्रीम होगा ही नहीं, जैसे 9th में नहीं था, 10th में नहीं था, 11th एंड 12th में कोई स्ट्रीम्स नहीं थे। उसी तरह ग्रेजुएशन लेवल में भी कोई भी स्ट्रीम्स को नहीं रखा गया और चेंजेस बहुत मेजर लेवल पे हुआ है ग्रेजुएशन में भी। जो ग्रेजुएशन अभी तक हम जानते थे सिर्फ 3 साल का था, लेकिन अब इसको 3 साल से बढ़ाकर पूरे 4 साल का कर दिया गया है। ठीक है, तो जो 4 साल का है उस 4 इयर्स तक अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। अगर आप आज के समय के हिसाब से देखोगे, जो ग्रेजुएशन 3 साल का था, अगर आप FY करते हो, फर्स्ट ईयर करते हो और वहाँ पे रिज़ल्ट आपको मिलता है, तो वो रिज़ल्ट कुछ सालों तक वैलिड होता था, उसके बाद वो वैलिड नहीं होता था, यानी कि आपको फिर से करना पड़ता था और कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं देते थे FY या SY स्टैंडर्ड को। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी को चेंज होने के बाद ये FY SY यानी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर कोई भी ईयर आप अगर करते हो तो वहाँ पे वो सर्टिफिकेट वैलिड कहलाएगा। तो जो फर्स्ट ईयर है उसको सिर्फ सर्टिफिकेट कहा गया। जो फर्स्ट ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो एजुकेशन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर, तो उसको सर्टिफिकेट, जो आपको रिजल्ट मिलेगा उसको सर्टिफिकेट कहा गया है। सेकेंड ईयर अगर आप कंप्लीट करते हो तो उस सर्टिफिकेट को हम डिप्लोमा करके नाम दिया गया है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट। और अगर थर्ड ईयर में जाते हो और थर्ड ईयर को कंप्लीट करते हो तो उसको डिग्री कहा गया है। यानी कि चेंजेस उतने तो नहीं हुए हैं, सिर्फ उसकी वैल्यू बढ़ा दी गई है।
यानी कि अभी के समय में कोई वैल्यू नहीं था एफवाई का, ना ही एसवाई का, लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के आने के बाद एफवाई, एसवाई और टीवाई यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर की बहुत वैल्यू बढ़ जाएगी। फर्स्ट ईयर की वैल्यू होगी, ये कभी एक्सपायर नहीं होगा। आपका जब मन चाहे 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद भी आप वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, अगर ये सर्टिफिकेट आपके हाथ में है तो फर्स्ट ईयर को भी सर्टिफिकेट का वैल्यू दिया गया, सेकंड ईयर को भी डिप्लोमा के नाम पे वैल्यू दिया गया, और थर्ड ईयर तो डिग्री है भाई, डिग्री को तो वैल्यू दिया ही जाता है। तो ये मेन डिग्री जो है आपके हर जगह पे काम आने वाला है। आप जॉब करना चाहते हो, जॉब के यहाँ पे काम आएगा। जैसे अभी के समय पे जो डिग्री मांगा जाता है, ग्रेजुएशन जिसको बोला जाता है, हर जगह पे वैलिड होता, वैसे ही थर्ड ईयर इसमें भी वैलिड होगा हर जगह पे एलिजिबल होने के लिए। और फोर्थ ईयर को रिसर्च कहा गया है। रिसर्च यानी कि रिसर्च डिग्री कहा गया है। तो फोर्थ ईयर जो बंदा करता है उसको कुछ ना कुछ रिसर्च करना पड़ेगा और उसके बेस पे उसको डिग्री हासिल होगा। तो ये हो गया हमारे ग्रेजुएशन लेवल के। अब पोस्ट ग्रेजुएशन जिसको हम पीजी कहते हैं, इसमें भी कोई स्ट्रीम्स नहीं दिया गया, कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो और पीजी कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएशन में फोर्थ ईयर जो रिसर्च डिग्री है आप पा लिए, उसमें आप क्लियर हो, तो आपके लिए पीजी सिर्फ 1 साल का होगा, यानी कि 1 ईयर का ही पीजी आपको करना पड़ेगा पोस्ट ग्रेजुएशन। और अगर आप थर्ड ईयर करते हो, डिग्री कंप्लीट करते हो और डिग्री के बाद किसी का मन कर रहा है पीजी करूं, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 साल का पीजी होगा। अब उसके आगे जिसको पीएचडी करना है, अब पीएचडी कैसे होता था, अगर मैं इस हिसाब से बताऊं तो पहले आपको एमफिल करना पड़ता था, मास्टर इन फिलोसॉफी, उसके बाद आप पीजी के अंदर एलिजिबल हो पाते थे। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एमफिल को हटा ही दिया गया है, यानी कि मास्टर इन फिलोसॉफी को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है और डायरेक्टली पीएचडी के लिए प्रावधान रखा गया है। तो पीएचडी 4 साल के लिए कर दिया गया है, एमफिल 2 साल के लिए रहता था, अभी रहता है ना। लेकिन पीएचडी अब उसी के अंदर एमफिल को ऐड करके 4 साल पूरी तरह कर दिया गया है। तो एक मेजर चेंजेस आया था, जिसको पीएचडी करना था तो उसके अंदर एमफिल करके वो जा सकता था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर एमफिल को बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया और सिर्फ वो डायरेक्ट पीएचडी कर सकता है, जो 4 साल का टेन्योर रखा गया है। अब इन्वेस्टमेंट की बात कर लेते हैं कि एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कुल गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट करने वाली है। हालांकि इसके बारे में अभी पूरी तरह क्लियर नहीं है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टोटल जीडीपी का 6% हिस्सा एजुकेशन में इन्वेस्ट होने वाला है। अगर मैं इस समय की बात करूं तो इस एजुकेशन के अंदर जीडीपी का 3% हिस्सा भी इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर कस्तूरी रंजन के तहत बोला गया है कि 6% जीडीपी का हिस्सा हम एजुकेशन पॉलिसी के अंदर और उसको डेवलपमेंट करने में लगाएंगे। तो बहुत अच्छा है, 6% भी बहुत कहलाता है, बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तो अगर 6% हिस्सा इन्वेस्टमेंट होता है तो ये भारत का जो एजुकेशन है वो बहुत हद तक ऊपर तक जा सकता है। अब इस कमेटी के अंदर ये भी डिसाइड किया गया है, जो प्राइवेट स्कूल के फीस है वो अपने हिसाब से फीस डिसाइड करते थे, लेकिन इस कमेटी के तहत अब उनके ऊपर भी रोक लगाया जाएगा। यानी कि गवर्नमेंट अब एक एमआरपी लिस्ट बना देगी। एमआरपी मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो आप पढ़ते थे या हर प्रोडक्ट के पीछे दिया जाता था। अब गवर्नमेंट ये सोच रही है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल्स थे, भले वो बड़े हो या छोटे हो, उसके लिए गवर्नमेंट एक लिस्ट बनाएगी जो कि मैक्सिमम प्राइस होंगे, उसका एमआरपी बनाएगी, और जो भी एमआरपी प्राइस होगा हर स्कूल को उतने तक ले सकता है, उससे ज़्यादा नहीं ले सकता है। यानी कि जो स्कूल्स है वो स्कूल्स कितना भी फीस रखे तो एमआरपी से ऊपर नहीं जाना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। तो ये प्रावधान भी रखा गया है इस कमेटी के अंदर, कस्तूरी रंजन के अंडर में। तो ये एक बहुत बेहतर है। इससे क्या होगा, जो प्राइवेट स्कूल्स थे अपनी मनमानी करते थे, अब उनके ऊपर रोक लग जाएगी। और तीसरा जो है ओकेशनल फैसिलिटी, जो कि बहुत बेहतरीन लाया है। अभी तक तो
ओकेशनल की कोई भी फैसिलिटी हमें नहीं दिखती है, लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये नया एक्टिविटी को जोड़कर बहुत अच्छा काम किया। इससे लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। अब जो अगला दिया गया है वो रिजल्ट के बेस पे दिया गया है। रिजल्ट के बेस पे यानी कि अगर स्टूडेंट्स को पास होना है तो अभी हम सिर्फ एग्ज़ाम्स लिखते हैं, उसमें मार्क्स लाना है और पास हो जाते हैं, लेकिन अब वैसा नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अगर आपको रिजल्ट में पास देखना है तो उसके लिए आपका मार्क्स तो चाहिए, साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी देखा जाएगा। जैसे आप इंटरव्यू में जाते होंगे, कहीं इंटरव्यू देखे होंगे, तो वहाँ पे उसको जज किया जाता है कि उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा है, तो वो देखा जाएगा। फ्रेंड के सपोर्ट भी देखे जाएंगे, यानी कि आपके फ्रेंड से पूछा जाएगा कि ये बंदा पढ़ने में कैसा है, ये बंदे का नेचर कैसा है। अगर आपका नेचर बहुत अच्छा है तो मार्क्स अच्छा मिलेगा, आपका नेचर अच्छा नहीं है, लोगों से झगड़ा करते हो, तो आपको इफ़ेक्ट करेगा रिजल्ट के ऊपर। तो ये उससे भी जोड़ा गया है और टीचर के व्यू ऑफ पॉइंट्स को भी जोड़ा गया है, यानी कि अब टीचर भी शामिल हो गए आपके रिजल्ट के अंदर। और अगर टीचर ने अच्छा बोला आपके प्रति या तो आपका मार्क्स रेस होगा, अगर टीचर आपके बारे में अच्छा नहीं बोलता है, कुछ मिस्टेक बोलता है, तो आपका मार्क्स डाउन हो जाएगा। तो इसके वजह से इनडायरेक्टली रिजल्ट के ऊपर इफेक्ट होने वाला है। सिर्फ अब आपका मार्क्स नहीं काउंट होगा, बल्कि आपसे जुड़े हुए हर लोग काउंट होंगे आपके रिजल्ट के लिए। उसके बाद फॉरेन का कुछ बताया गया है, यानी कि जो यूनिवर्सिटीज़ आप देखते होंगे, अब बाहर वाले जो यूनिवर्सिटीज़ है, फॉरेन यूनिवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, नाम सुने होंगे, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में इन्वेस्ट कर सकती है। अब इसके ऊपर भी गवर्नमेंट विचार कर रही है कि वो ये यूनिवर्सिटीज़ भी इंडिया में आकर अपने बिजनेस यानी कि अपनी एजुकेशन फैसिलिटीज़ को इंडिया में प्रोवाइड कर सके। तो इसके ऊपर भी विचार चल रहे हैं, लेकिन वो सारी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को अलाउ नहीं किया गया है। गवर्नमेंट कुछ लिस्ट बनाएगी, टॉप 50 या उससे ज़्यादा हो सकता है, वो वही यूनिवर्सिटी सिर्फ इंडिया में आ सकती है। अदर दैन दैट यूनिवर्सिटी कोई यूनिवर्सिटी इंडिया में नहीं आएगी। जो गवर्नमेंट अलाउ करेगा वही यूनिवर्सिटी सिर्फ आ सकती है। अब इसके अंदर और एक बहुत अच्छा किया गया है, जो सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट किया गया है। अब सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट का मतलब है, अभी अगर हम देखें तो सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट तो दिया गया, लेकिन सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट किस बेनिफिट के लिए दिया गया उसके बारे में कुछ बताया नहीं गया। यानी कि वहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, जैसे रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, वो रिजल्ट तो करता है लेकिन साथ ही साथ दूसरा भी काम कर लेता है। तो अब यहाँ पे जो सेपरेशन ऑफ डिपार्टमेंट इन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में दिया गया है, बहुत बेहतरीन दिया गया है। इसके अंदर सभी के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए गए, वो सिर्फ और सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करेगा, उसके अलावा दूसरे पे फोकस नहीं करेगा। जैसे रिजल्ट एग्जामिनेशंस का, रिजल्ट का हो गया, एग्जामिनेशंस का हो गया, अपॉइंटमेंट करना है टीचर्स को या कंट्रोल करना है उन सारे यूनिवर्सिटीज़ बोर्ड्स को, ठीक है। तो इसके बारे में बताया, और टीचर्स की ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है। तो टीचर्स की ट्रेनिंग, जैसे कि अगर आज के समय की बात करें तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि टीचर्स कैसे होने चाहिए, कौन आने चाहिए और क्या ट्रेनिंग होना चाहिए। लेकिन अब इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत टीचर की ट्रेनिंग सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में चला गया है टीचर्स की ट्रेनिंग। तो ये बेनिफिट एक मिलेगा, जिसके वजह से करप्शंस पे थोड़ी रोक लगेगी और टीचर्स का जो ट्रू नॉलेज है उसका यूज़ हो पाएगा। तो यहाँ पर अब गवर्नमेंट के हाथ में ही नहीं है, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में कुछ नहीं है, सब सेंट्रल गवर्नमेंट अब देखने वाली है इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। अब इसमें क्या नेगेटिव पॉइंट है? इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि यहाँ पे जो इंग्लिश है उसको वैल्यू कम दिया गया है। अब इसके वजह से थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन खैर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बनाया गया बहुत अच्छा बनाया गया है, इससे बहुत सारे चेंजेस होंगे और एक नया लेवल मिलेगा एजुकेशन फील्ड को। ओके, तो ये एजुकेशन पॉलिसी के अंदर अब तक में ये सबसे बड़ा चेंजेस है 2020 में, और इसको अब लागू करने की सोच रही है गवर्नमेंट, लेकिन ये करते करते अब 2022 निकल जाएगा, 2022 में हो सकता है लागू हो जाए। तब तक के लिए जो अभी चल रहा है सिस्टम, वही सिस्टम चलेगा एजुकेशन के फील्ड में। अगर आपको कोई डाउट है एजुकेशन से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम ट्राई करेंगे उसका आंसर देने के लिए।
और अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइंट नहीं किए हो हमारे, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइंट कर लो। और जितने भी लेक्चर से हम 1 बाय 1 उसके अंदर अपलोड करते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड धन्यवाद।